to this channel. So in this video we are going to study about the chapter solutions. This is the first chapter of your class 12th syllabus. Okay, so starting with this chapter हम पहले इस वीडियो के थ्रू इस चैप्टर को NCERT से पढ़ेंगे, समझेंगे, थियोरेटिकली प्रिपेयर करेंगे खुद को टू राइट एन आंसर बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, प्लस फॉर्मूले वगैरह देखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। एंड इसको सिर्फ NCERT से पढ़ के आप 80-90% अपना चैप्टर मास्टर कर सकते हो। देन रेस्ट 10% इज़ ऑन योर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एंड कुछ ट्रिक्स वगैरह जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली NCERT पे फोकस कर रही हूँ। NCERT पढ़ेंगे, NCERT के क्वेश्चंस देखेंगे, सिर्फ ट्रिक्स वगैरह फिर अगले वीडियोस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशंस चैप्टर में कि सॉल्यूशन होता क्या है। चैप्टर की हेडिंग भी तो कुछ बताती है, व्हाट इज़ द चैप्टर अबाउट। तो चैप्टर की हेडिंग कह रही है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक मिक्सचर को कहते हैं और वो मिक्सचर कैसा होता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है कि आपने सपोज NaCl को वाटर में मिलाया। अब आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम जब आप उस NaCl को जो वाटर में मिलाया जिस बीकर में उसको ऑब्जर्व करोगे, क्या आप बता पाओगे कि इसके अंदर NaCl है या ये खाली वाटर है? जैसे वाटर बिना NaCl के दिखता था वैसे ही वाटर आफ्टर NaCl दिख रहा है। तो आप जब कोई ऐसा मिक्सचर बनाओ जिसके कंपोनेंट्स को जिसे आपने मिला के वो सोल्यूशन बनाया उसको ना डिफ्रेंशिएट कर पाओ, ऐसे सोल्यूशन को, ऐसे मिक्सचर को होमोजीनस कहते हैं। और ऐसे होमोजीनस मिक्सचर्स को हम सोल्यूशन बोलते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? होमोजीनस मिक्सचर, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। जैसे NaCl वाटर में मिलाया, हो सकता है NaCl सॉल्ट दोनों वाटर में मिलाएं, हो सकता है कोई और कंपोनेंट इथाइलिन ग्लाइकॉल को आपने बेंजीन में मिलाया, कोई भी XYZ एग्जाम्पल हो सकता है। तो मिक्सचर जो होमोजेनस हो, जिसके कंपोनेंट्स को आप सेग्रीगेट ना कर पाओ, डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ बाय लुकिंग एट इट, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, एलॉय भी एक सॉल्यूशन है, मिक्सचर है दो मेटल्स का। फॉर एग्जांपल ब्रास, फॉर एग्जांपल ब्रोंज, ये सब सॉल्यूशन है, मिक्सचर है दो मेटल्स के, दोनों की प्रॉपर्टीज़ कंबाइन हो जाती हैं। होमोजेनस है, आप देख के ब्रोंज को थोड़ी कह सकते हो कि अरे ये कॉपर और टिन के मिलकर बनाए। नो, आपको तो ब्रोंज दिख रहा है बट उसके अंदर मिक्सचर है कॉपर और टिन का। तो यही होते हैं सॉल्यूशंस। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इन नॉर्मल लाइफ वी रेयरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंसेज। हम 90% जो चीज़ें देखते हैं वो सॉल्यूशन ही होती हैं, क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस तो बहुत कम होते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर्स कंटेनिंग 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। देयर यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन कंपोजिशन। भाई अब हमने जब दो अलग अलग चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ को मिक्स कर दिया तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बना उसके अंदर X की भी प्रॉपर्टी है और Y की भी प्रॉपर्टी है। तो उसकी प्रॉपर्टी, उस Z जो बना प्रोडक्ट, उसकी प्रॉपर्टी दोनों के मिलकर होगी। X की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, Y की भी होंगी और कुछ अपनी नई प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। ओके, तो इसका मतलब कि जो प्रोडक्ट बना या जो उसकी मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री है वो डिटरमाइन करेगी कि उसका अब यूज़ कैसे हम इस वर्ल्ड में करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल दिया है ब्रास, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। याद रखना है आपको एलॉयज़ के लिए। जर्मन सिल्वर इज़ अ मिक्सचर, देखिए 2 या 2 और मोर, तो जर्मन सिल्वर 2 और मोर का एग्जाम्पल है। और ब्रोंज, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। 3 तो ये हो गए। इसके अलावा आप देखो 1 पार्ट्स पर मिलियन। जब हम ट्रेसेस में बात करते हैं, ट्रेस मतलब बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हम किसी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन को डील करते हैं, तो एक बहुत छोटी का वर्ड है पार्ट्स पर मिलियन। उससे भी छोटा होता है पार्ट्स पर बिलियन। तो ये पार्ट्स पर मिलियन है। तो जब फ्लोराइड आयन वाटर में आपने पार्ट्स पर मिलियन में 1 लिया, 1 ppm, तो दैट इज़ हेल्पफुल, टूथ डिके को प्रिवेंट करता है, टूथपेस्ट में होता है। लेकिन यही कंसंट्रेशन अगर मतलब ये बता रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ कैसे किसी के यूज़ को डिटरमाइन करती है कि अगर 1 ppm लिया तो वो काम आ रहा है टूथ डिके बचाने में। लेकिन वही फ्लोराइड आयन उसी वाटर में अगर 1.5 हो गया, 1.5 ppm, तो वही हार्मफुल है, टीथ को मॉटल्ड कर देता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि केमिस्ट्री डिटरमाइन करती है कि क्या यूज़ उस कंपाउंड का हम करने वाले हैं। ये तो हो गया एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जाम्पल है इंट्रावीनस इंजेक्शंस डिजॉल्व्ड इन वाटर। जो डॉक्टर्स इंजेक्ट करते हैं इंट्रावीनस, वीन्स के अंदर, राइट, वो वाटर में सॉल्ट्स को, मेडिसिन को डिज़ोल्व करके तब आपके अंदर डाइल्यूट करके इंजेक्ट करते हैं। वो भी एक सोल्यूशन है ना। आप देख के बता सकते हो, आपको तो लगता है पानी चढ़ा रहे हैं, क्या वो पानी होता है? नहीं, वो तो मेडिसिन कंटेन कर रहा है डाइल्यूटेड फॉर्म में। तो वो भी एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसके कंपोनेंट्स को आप बाय जस्ट सीइंग नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते। तो ये भी एक एग्जांपल है सोल्यूशन का। क्लियर? तो ये सारे एग्जांपल्स हमने देखे सोल्यूशन के। अब हम इस चैप्टर में पहले पढ़ेंगे ऑब्वियसली क्या कि सोल्यूशन होता क्या है। इस चैप्टर में हम सोल्यूशन के टाइप्स पढ़ेंगे, हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जैसे कि वेपर प्रेशर, उसका सॉलिड लिक्विड में कैसे डिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर प्रेशर पे, वो पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले, तो ये मैं डिफाइन कर चुकी हूँ आपको कि सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स।
और होमोजेनस का मतलब है कि कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म है, और जब कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहेगी आप उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। दूसरा, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी यूनिफॉर्म हो जाएंगी, क्योंकि जब वो यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है तभी तो आप उसको जस्ट बाय सीइंग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी कैसा पाओगे, यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं कि अगर आपने NaCl इन वाटर का अपर कंटेंट लिया बीकर में से तो वो अलग प्रॉपर्टी कंटेन करेगा और नीचे वाला पोर्शन बॉटम मोस्ट बीकर का वो अलग प्रॉपर्टी, नो, वो NaCl पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में इवनली स्प्रेड हो गया, इसीलिए आप उसको बाय जस्ट सीइंग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, इसीलिए उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो गई। और अब क्योंकि कंपोजिशन यूनिफॉर्म है तो हर जगह उसकी केमिस्ट्री सेम है और इसीलिए उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हर जगह से सेम ही होंगी। जनरली द कंपोनेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। अब हम बात कर रहे हैं, तो हम अपने इस चैप्टर में जिन सॉल्यूशंस को डील कर रहे हैं वो है बाइनरी सॉल्यूशन। ऑलराइट, बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी वर्ड से आप क्या समझते हो? बाइनरी का मतलब है कि टू, बाय मतलब टू, तो जो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट्स कंटेन करते हैं उन्हें हम बाइनरी कहते हैं। दो होंगे, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट, और दोनों मिला के बना रहे हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट क्या होगा? जो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम क्वांटिटी में होगा, ठीक है, और उसकी स्टेट से सॉल्यूशन की स्टेट का कोई स्टेट्स क्या होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो तीन मेन स्टेट्स हम पढ़ते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। सॉल्वेंट क्या है? जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, पहली बात। सेकेंड बात, जिसकी फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करेगी कि सॉल्यूशन की स्टेट क्या होगी। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, अगर सॉल्वेंट गैस है, इर्रिस्पेक्टिव सॉल्यूट गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, सॉल्यूशन क्या आएगा? गैस, क्योंकि सॉल्वेंट गैस था। तो जो डिफाइन कैसे किया कि एक बाइनरी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट बहुत कम होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा, और उसी की फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करेगी कि सॉल्यूशन किस स्टेट में होगा, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड आते हैं हम, इन दिस चैप्टर वी विल कंसिडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स। हियर ईच कंपोनेंट, अब सॉल्यूट भी गैस सॉलिड लिक्विड हो सकता है, सॉल्वेंट भी गैस सॉलिड लिक्विड हो सकता है। तो अब इसी बात पे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि देखिए, सॉल्यूशन के लिए आपको देखना है सॉल्वेंट, तो ये गैशियस सॉल्यूशन जैसे दिए, ये सॉल्वेंट, सॉल्यूट और ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो, सॉल्वेंट तीन तरीके का हो सकता है, गैस, सॉलिड, लिक्विड, करेक्ट। तो जैसा सॉल्वेंट होगा वैसा ही सॉल्यूशन होगा, यानी सॉल्यूशन भी तीन तरीके का हो सकता है, गैस, सॉलिड, लिक्विड। बट अगर हमने सॉल्वेंट को गैशियस लिया, हो सकता है कि सॉल्यूट गैशियस हो सकता है सॉल्यूट लिक्विड हो सकता है सॉल्यूट सॉलिड हो। तो क्योंकि हर एक सॉल्वेंट की कंडीशन पे तीन अलग तरीके के सॉल्यूट आपको मिल सकते हैं, इसीलिए टोटल 9 कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के, करेक्ट, ठीक है। लेकिन कैटेगरी तीन ही मिलेंगी, एक मिलेगी गैशियस, एक लिक्विड, एक सॉलिड। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट की तीन ही तो स्टेट हो सकती हैं, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस, इसीलिए कैटेगरी तीन। लेकिन हर एक कैटेगरी के अंदर तीन फर्दर कैटेगरी, क्यों? क्योंकि सॉल्यूट भी तो अलग होगा। तो सॉल्यूट गैस हुआ तो गैस इन गैस, सॉल्यूट लिक्विड हुआ तो लिक्विड इन गैस, सॉल्यूट सॉलिड हुआ तो सॉलिड इन गैस। लेकिन ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा बनेगा? गैस, क्योंकि सॉल्वेंट क्या था? ओवरऑल गैस। ऐसे ही अगर सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, ऐसे ही सॉल्यूट अगर गैस है, सॉल्वेंट लिक्विड है। तीसरी कैटेगरी सॉल्यूट सॉलिड है लेकिन सॉल्वेंट लिक्विड है। तीनों कैटेगरी में सॉल्वेंट कैसा है? लिक्विड, इसीलिए सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? लिक्विड। तो ये सेकंड कैटेगरी। ऐसे ही थर्ड कैटेगरी। तो इसमें आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, इसको रीड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, समझाना था वो समझा दिया, अब आप इसको एग्जाम्पल्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम एक्सप्रेसिंग द कंसनट्रेशन। देखिए, ये बहुत ही बेसिक सी बात है कि आप कभी भी, अब आप जब पहली बात तो इन डेफिनेशंस को जब नीचे पढ़ने जा रहे हैं, इन सारों को आप मोल कंसेप्ट क्लास 11th में पढ़ चुके हो, करेक्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप यहाँ पे उस सॉल्यूशन को जो अभी आपने प्रिपेयर किया ऊपर, बाइनरी सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को, कि उसमें क्या सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, कितना सॉल्यूशन बना, इन सब को डील करने जा रहे हो। तो हर चीज़ को हम दो तरीके से करते हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है क्वांटिटेटिवली, एक होती है क्वालिटेटिवली, ओके। तो क्वांटिटी वाइज तो आप फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हो, यानी कि आप मैथ्स लगाओगे, क्वांटिटी में मैथ्स लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, अमाउंट डिटरमाइन करोगे। लेकिन क्वालिटी आप देख के बता सकते हो, तो वो क्या है? क्वालिटेटिवली आप किसी सॉल्यूशन को दो तरीके से कह सकते हो, या तो डाइल्यूट या तो कॉन्सेंट्रेटेड, करेक्ट। तो मतलब क्वालिटेटिवली सोल्यूशन कितने टाइप का है? या तो डाइल्यूट या तो कॉन्सेंट्रेटेड। तो डाइल्यूट सोल्यूशन की कंडीशन क्या होगी कि जो हमारा सॉल्यूट है वो बहुत कम होगा विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट, ठीक है। पानी ज़्यादा है, नमक कम है, डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा, ओके। और कॉन्सेंट्रेटेड इसका उल्टा होता है, यानी कि सॉल्यूट ज़्यादा है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में,
तो ये कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब सेकंड बात हो रही है क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहला फॉर्मूला है मास। देखो इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूला लर्न कर लो, अप्लाई करना मैं सिखा देती हूँ, इससे ज़्यादा आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहला है मास परसेंटेज। नाम से क्या समझ में आ रहा है, मास की परसेंटेज, W/W। सबसे पहली बात कि ये क्वांटिटी कैसी होगी, यूनिटलेस, ठीक है। क्यों होगी यूनिटलेस, क्योंकि ऊपर भी मास नीचे भी मास। फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, एक सेकेंड, ऊपर हमने क्या लिया, मास, राइट, मास ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या हो सकता है, सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये हो गया इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज है, ये आपका आ गया मास परसेंटेज। तो अगर आपसे सॉल्यूट का मास परसेंटेज पूछा होगा तो आप न्यूमरेटर में सॉल्यूट का लोगे, नीचे सॉल्यूशन का फिक्स। सॉल्वेंट का पूछेगा तो सॉल्वेंट लोगे, नीचे सॉल्यूशन इनटू 100। अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो आपसे बोला 10% ग्लूकोज सोल्यूशन बाय मास। क्या बोला, 10% ग्लूकोज सोल्यूशन। अब क्योंकि 10% ग्लूकोज सोल्यूशन ऐसे करके लिखा है, इसका मतलब ये परसेंटेज आपको किसकी दी हुई है, ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट, क्योंकि 10% ग्लूकोज सोल्यूशन है। एक मिनट, आप क्वेश्चन पढ़िए। इन वाटर, एनसीईआरटी ने बोला है इफ सोल्यूशन इज 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज यानी सॉल्यूट 10% है। तो अब इसको आप परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आता है डिनोमिनेटर में, तो दैट इज़ मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। यही तो हम लिखते थे फॉर्मूला। तो हमें ग्लूकोज का मास मिल गया 10, सिमिलरली हमको सॉल्यूशन का मास मिल गया, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन। यही तो फॉर्मूला पढ़ते थे। सॉल्यूट दिया है 10, सॉल्यूशन दिया है 100, तो 100 माइनस 10, सॉल्वेंट कितना मिला, 90, करेक्ट। ओके, दिस इज़ फर्स्ट पार्ट। सेकंड है वॉल्यूम परसेंटेज, यहीं पे पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज बिल्कुल सेम। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगी, सेम फॉर्मूला, जैसे मास परसेंटेज क्या था, मास बाय मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन द मास ऑफ टोटल सोल्यूशन, ऐसे ही वॉल्यूम परसेंटेजेस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किसका बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, इनटू 100 परसेंटेज है। सेम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये भी कैसा होगा, यूनिटलेस। क्यों यूनिटलेस, क्योंकि इसमें ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, तो जब वॉल्यूम की यूनिट को काट देगी तो ये डायमेंशन यूनिटलेस हो जाएगा। इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर सपोज बोला 10% इथाइलिन ग्लाइकॉल सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ 10% इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका मतलब है कि सॉल्वेंट है वाटर, है ना, और सोल्यूट है इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसका वॉल्यूम परसेंटेज दिया है। तो इसका मतलब हम परसेंटेज हटाएंगे, 100 लगाएंगे, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर यानी इथाइलिन ग्लाइकॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट। तो अब हमें मिला V सॉल्यूट प्लस V सॉल्वेंट इज इक्वल टू V सॉल्यूशन, क्योंकि V सॉल्यूशन हमें दिया है 100 एंड ये दिया है 100, ये हमको दिया है सॉल्यूट का 10, तो ये x हुआ, तो ये कितना आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 90 यूनिट, करेक्ट। ओके, तो ये हो गया सेकेंड, समझ गए आप। तो देखो सबसे पहला हमने पढ़ा मास परसेंटेज, आप यहाँ मैच कर लो फॉर्मूला, यही एग्जाम्पल था तो मैंने वो समझा दिया, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम परसेंटेज है V/V, ये भी यूनिटलेस होगी, इसको याद रखना। उसके बाद फॉर्मूला सेम, और एग्जाम्पल भी मैंने वही आपको बताया है जो NCERT में दिया हुआ था, क्लियर। सेकेंड, अब आते हैं थर्ड, मास बाय वॉल्यूम, बिल्कुल सेम चीज़, क्लियर। देखो जैसे अभी हमने पढ़ा ऊपर मास बाय मास में मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम। ऐसे ही मास बाय वॉल्यूम में ऊपर क्या लेते थे अभी तक हम, कंपोनेंट का मास, तो W/V है, इसीलिए अभी भी ऊपर लेंगे क्योंकि W है, इसीलिए ऊपर W ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन नीचे हम क्या ले रहे थे अभी तक, टोटल सोल्यूशन का, जो भी हो मास हो या वॉल्यूम हो। अब यहाँ क्योंकि वॉल्यूम है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। ये फार्मेसी वगैरह में यूज़ होता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, W/V। थर्ड, अभी तक फॉर्मूला सेम है, अभी चौथे में भी फॉर्मूला सेम है, दैट इज़ PPM। अभी ऊपर हमने फ्लोराइड आयन के लिए पढ़ा था, मैंने कहा था बहुत ट्रेस अमाउंट्स के लिए हम डील करते हैं। यहाँ भी फॉर्मूला सेम, पार्ट्स पर मिलियन है, इसीलिए हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट क्या है, या तो सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट, अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इनटू 10⁻⁶, क्योंकि ये PPM है।
ppm बोलते ही किसे हैं, 10⁻�6 मिलियन क्या होता है 10⁻�6, तो ये फॉर्मूला हो गया ppm का। क्लियर, ये भी यूनिटलेस क्योंकि पार्ट्स हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारी बात ख़त्म हुई। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन पर। यहाँ से ये भी फॉर्मूला सेम है, यानी कि अभी तक आप एक बेसिक फॉर्मूले पे चल रहे हो जो ऊपर पढ़ा था आपने, क्योंकि न्यूमरेटर में होगा कंपोनेंट का जो भी हम ले रहे हैं, मास, वॉल्यूम, मास, या फिर अब हमारे मोल्स पे या पार्ट्स, और डिनोमिनेटर में अभी तक हम क्या ले रहे थे, टोटल, वो जो भी हम डील कर रहे हैं जिस भी क्वांटिटी से, मास से, वॉल्यूम से। तो इसी तरह से मोल फ्रैक्शन आप डिफाइन करो क्या होगा, आप ऊपर ले रहे हो कंपोनेंट का जो भी हो, उसका जो भी फैक्टर आप स्टडी करो। अभी हम स्टडी कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन, तो ऑब्वियसली हम ऊपर लेंगे मोल्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी, और डिनोमिनेटर में हम क्या ले रहे थे, टोटल ऑफ जो भी क्वांटिटी है। तो टोटल अभी हम क्या डील कर रहे हैं, मोल्स, किसके मोल्स, सॉल्यूशन के। तो ऊपर हम मोल्स लेंगे सॉल्यूट या सॉल्वेंट के, और नीचे टोटल मोल्स। तो सपोज़ करो अगर हमारी क्वांटिटी है, और इसको हम डिनोट करते हैं एक्स ए से, ठीक है। अगर सपोज़ करो हमारी क्वांटिटी ए है, तो उसके हम मोल्स लेंगे Na, और बी के लेंगे Nb, सॉल्वेंट के Nb। तो अगर हम ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो लिखेंगे XA, तो Na सॉल्यूट के मोल्स अपॉन Na प्लस Nb टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें एक और बात ध्यान रखनी है कि जब भी एक ट्रिक है ये सारे जितने भी कॉम्पोनेंट्स हो, सपोज़ करो 3 होते, 3 भी अगर होते Na, Nb, Nc, मतलब हम तो बाइनरी सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, पर मान लो 3 होते, ठीक है, तो अब क्या होता, अगर हमें ए की निकालनी है मोल फ्रैक्शन, तो Na अपॉन Na प्लस बी प्लस सी, है ना, ये कर दे तो हमारे को XA मिल जाएगा। अगर हमसे XB पूछा होता तो हम Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc करते हैं, एंड सो ऑन फॉर XC, Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc करेंगे। तो रिजल्टेंट मेरा ये था कि तीनों का मोल फ्रैक्शन, या 2 हो तो दोनों का, X हो तो एक्सेस का मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल आएगा। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आपने A का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लिया, C का फाइंड कर लिया, तो इन दोनों के सम को 1 से माइनस कर दोगे, B मिल जाएगा। और सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से बात करते हैं। सपोज़ करो कि आपने XA कैलकुलेट कर लिया 0.6, तो XB के लिए अब दोबारा से XB के मोल्स अपॉन वो पुट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे 1 माइनस 0.6, 0.4 आपको XB मिल चुका है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये काम आएगी क्वेश्चंस में, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं हम लास्ट 2 डेफिनेशंस पे, दैट इज़ मोलारिटी एंड मोलालिटी। बिफोर दैट एक क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन निकालना है, ओके। मोल फ्रैक्शन वाज मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल ऑफ किसके, इथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी न्यूमरेटर में किसके मोल्स आएंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल के। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल्स चाहिए, और जो सेकंड कंपोनेंट है वाटर, उसके मोल्स चाहिए, करेक्ट। तो अब हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास, यानी कि हमको W/W दिया है 20%। W/W क्या होता था, उसको तोड़ो आप, 20/100 होगा। किसका दिया है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का। तो जिसका दिया होता है उसका मास होता है न्यूमरेटर में, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का मास हमें मिल गया। और न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या होता था, टोटल मास सॉल्यूशन का, है ना, तो हमें टोटल मास भी मिल गया। इसका मतलब है एक और चीज़ कि हमको सॉल्वेंट का मास भी मिल गया। कैसे, 100 माइनस 20, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूट है 20, सॉल्यूशन है 100, तो x यानी सॉल्वेंट कितना हुआ, 100 माइनस 20 यानी कि 80। अब हमें तीनों का मास मिल चुका है। हमारा फॉर्मूला क्या था मोल फ्रैक्शन का, ऊपर हमें चाहिए ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल्स, और नीचे हमें चाहिए इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस वाटर के मोल्स। मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, ये तो बहुत ईजी सी बात है, इसको तो आना ही चाहिए। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n क्या होता है, मास गिवन अपॉन मोलर मास, यही तो होता है। मास गिवन हमें मिल चुका है ना, इथाइलिन ग्लाइकॉल का है 20, और मोलर मास कैसे निकालोगे, C2H6O2 है, तो 12 C का मास है इंटू 2 प्लस 6H है इंटू 1 उसका मास, प्लस 16 इंटू 2, तो इसको सम करके आपको 62 मिल जाएगा मास, मोलर मास किसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल का, ठीक है। इसको आप डिनोमिनेटर में पुट करोगे, यहाँ पे 20 आपको ये दिया ही हुआ है, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई 0.322, ठीक है। पहला पार्ट खत्म। तो फॉर्मूले में हमें ऊपर जो चीज़ चाहिए थी मोल्स सॉल्यूट के, वो मिल गए, नीचे भी हमें मोल्स सॉल्यूट के पुट करने वो भी मिल गए। अब सेकंड चीज़ हमें क्या चाहिए, H2O के मोल्स। ईजी है, आपने निकाल लिया, उसका गिवन मास है 80, और उसका मोलर मास ऑब्वियसली याद होता है सबको 18। कैसे आया, 2 × 1 + 16, है ना, 18। तो अब इसको पुट करके आपको उसके मोल्स मिल गए 4.444, ओके, ये उसके मोल्स आपको मिल गए। डन हो गया। अब
फॉर्मूला पुट कर दो सीधे सीधे, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल अपॉन टोटल मोल्स, यहाँ से आपको आंसर मिल गया। अब इन्होंने क्या करा, वाटर का निकाला, तो वाटर का कैसे निकालोगे, ऐसे इनकी तरह, बिल्कुल भी नहीं। 0.068 आ गया XA प्लस XB इक्वल टू 1 था ना, ये मिल चुका है, तो XB क्या हो जाएगा 1 माइनस XA, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके, चलते हैं मोलैरिटी पे। अब ये दो फॉर्मूले अलग हैं, ऊपर जो पढ़े वो एक बेसिक कंसेप्ट पे थे, जो भी फाइंड करना है सॉल्यूट या सॉल्वेंट, उसका मास, वॉल्यूम, पार्ट्स, मोल्स न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में टोटल सोल्यूशन का जो भी क्वांटिटी हम डील कर रहे हैं। अब फ़र्क है, ऊपर न्यूमरेटर में है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ही है अब न्यूमरेटर में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम लेनी है पहली बात, सॉल्यूशन की लेनी है दूसरी बात, और लीटर्स में लेनी है तीसरी बात, याद रखना। ठीक है, अब आपको अगर किसी क्वेश्चन में, अभी यहाँ नहीं है अगर एग्जाम्पल, तो आपको बहुत काम आएगा, किसी क्वेश्चन में दिया है 2 मोलर इथाइलिन ग्लाइकॉल सोल्यूशन है, फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन, सपोज यही दे दें क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्या चीज़ ध्यान रखना, 2 मोलर, इसका मतलब क्या है, मोलैरिटी उसकी 2 है, इसका मतलब 2 मोल्स इथाइलिन ग्लाइकॉल है 1 लीटर सोल्यूशन में। जैसे अभी हम परसेंटेज को तोड़ते थे, अगर हमें 10% ग्लूकोज सोल्यूशन दिया होता था तो हम कैसे लिखते थे, 10/100, ऐसे ही तो लिखते थे, तो ये मास हो जाता था हमारे डायरेक्टली ग्लूकोज का। इसी तरीके से अगर आपको 2 मोलर बोल दिया तो इसका मतलब कि फॉर्मूला क्या होता था, सॉल्यूट के मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, तो 2 मोल्स इन 1 लीटर सोल्यूशन, है ना। 3 मोल्स मोलर दे दे तो 3 मोल्स इन 1 लीटर सोल्यूशन, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यानी इनडायरेक्टली आपको 2 चीज़ दे गया, वो 2 मोलर लिखना, पहला दे गया आपको मोल्स सॉल्यूट के, दूसरा दे गया सोल्यूशन की वॉल्यूम। ठीक, आ गया, आप खुद सॉल्व करोगे। अब इसमें देखो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कह रहा है मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, 5 ग्राम NaOH इन 450 ml सोल्यूशन। तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता है, मोल्स लेने हैं सॉल्यूट के ऊपर, सॉल्यूट के मोल्स कैसे आएंगे, NaOH का मोल क्या होगा, उसका गिवन मास 5 अपॉन उसका मोलर मास 23 होता है, NaOH का मास प्लस 16 प्लस 1, तो यहाँ से 40 मिल जाएगा, तो 5/40.125 ये आपको मोल्स मिल गए। अपॉन में आप क्या लिखते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के नीचे वॉल्यूम इन लीटर सॉल्यूशन की, तो देखो 450 ml सॉल्यूशन डायरेक्टली दिया हुआ है आपको, तो 450 को लीटर्स में कैसे करोगे, डिवाइडेड बाय 1000, तो नीचे आएगा 450 अपॉन 1000, तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो इसीलिए ये इनका फॉर्मूला बन गया। यूनिट क्या होगी, अभी फ़र्क क्या है, जितनी भी क्वांटिटीज़ ऊपर पड़ी वो सब यूनिट लेस थी, लेकिन ये फर्स्ट क्वांटिटी है जिसकी यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स, याद रखना। ठीक है, तो अब ये हमारा फॉर्मूला क्वेश्चन डन। अब आते हैं हम थर्ड पे, लास्ट पे, दैट इज़ मोलैलिटी। मोलैलिटी भी कुछ कुछ इसी की तरह है, कुछ कुछ कैसे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ भी न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में फ़र्क क्या है, वहाँ पे वॉल्यूम थी, यहाँ मास है, वहाँ पे सोल्यूशन था, यहाँ सॉल्वेंट है, वहाँ पे लीटर था स्टैंडर्ड, यहाँ पे मास की ऑब्वियसली kg है। ऐसे सिमिलैरिटी यहाँ पे भी है, अगर आपको बोल दे 1 मोलल, वहाँ बोलेंगे मोलर, मोलर का मतलब है मोलैरिटी, ठीक है, और मोलल बोलेंगे उसका मतलब है मोलैलिटी। 1 मोलल 2 मोलल का मतलब है 2 मोल्स सॉल्यूट दिया है 1 kg सॉल्वेंट में, क्लियर। अब इसके बाद में हम एक बात और, ऊपर जितने भी सारी क्वांटिटीज़ एक्सेप्ट मोलैरिटी आपने पढ़ी वो सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर से डिपेंड नहीं करेंगी, टेम्परेचर बढ़े घटे मास परसेंटेज वही रहेगा, चाहे 10 सेल्सियस पे देखो चाहे 100 सेल्सियस पे देखो, 10% ग्लूकोज है तो 10% ही रहेगी, अगर 10% V/V है तो वही रहेगा, अगर मोल फ्रैक्शन किसी की सपोज x दी है तो x ही रहेगी, वेदर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो इंक्रीज़ हो, एक्सेप्ट एक क्वांटिटी के जो कि है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंडेंट है। अब आप कहोगे वॉल्यूम डिपेंडेंट तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होना चाहिए, बट नहीं ना, वॉल्यूम वॉल्यूम से कट गई, यहाँ मोल्स वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहे हैं, इसीलिए इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। देखो अब एक क्वेश्चन आया है, उसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं बिना देखे। ठीक है, क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। मोलैलिटी के लिए सबसे पहले आप ढूंढो फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेने हैं ऊपर, नीचे लेना है मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो आपको चाहिए क्या, सॉल्यूट के मोल्स। सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकलेंगे, मोल्स क्या होते हैं, मास गिवन अपॉन टोटल द मोलर मास, तो गिवन मास है 2.5 ग्राम, और मोलर मास कैसे निकालोगे, 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 16 प्लस 16 32 प्लस 12 प्लस 1, तो यहाँ से आपको उसका मास मिल जाएगा जो कि है 60, क्लियर। तो आपको 60 यहाँ से उसका मास मिल जाएगा, तो मोल्स आ जाएंगे आपके कैसे,
2.5/60, तो यहाँ से NaOH के मोल्स मिल गए, तो ये वाला पार्ट तो डन। सेकेंड है मास ऑफ सॉल्वेंट, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन्स, यानी कि सॉल्वेंट का मास आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, तो यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2.5/60 अपॉन, ये तो मोल्स आ गए, अपॉन बेंजीन का मास 75 इन kg लेना है तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। अब इसे रीअरेंज करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा 2.5 × 1000 अपॉन 60 × 75। इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, तो सी इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट टर्न पे जब मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी इस वीडियो का सॉल्युबिलिटी के लिए, उसमें फर्स्ट पहले मैं इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको करके बताऊंगी, उसके बाद आगे प्रोसीड करूँगी, क्योंकि तब तक के लिए आपका होमवर्क है कि आपने जो आज पढ़ा, जो फॉर्मूले सीखे, जो कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल से सीखा, उसे खुद अप्लाई करके देखो कि क्या आपसे होता है या नहीं होता है। अगर आपसे हो जाता है बहुत बढ़िया, नहीं होता है कोई बात नहीं, हम एक बार मैं करके दिखाऊंगी, आप ट्राई करो, फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको दूँगी, अब आप वो फिर ट्राई करना, पर पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन दे दूँगी। बट थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि क्या क्या किस तरीके से दिए हैं। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4 इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन, यानी कि सॉल्यूट है बेंजीन और सॉल्वेंट है CCl4। तो देखिए आपको मास परसेंटेज निकालनी है, W/W, आपको ऊपर चाहिए मास ऑफ कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट बेंजीन कॉम्पोनेंट होगा बेंजीन, येस, क्योंकि बेंजीन का ही पूछ रहे हैं वो, एंड डिनोमिनेटर में आएगा सॉल्यूशन, तो आप सॉल्व कर लोगे। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास, 30% बाय मास, यानी कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन दी हुई है 30%, करेक्ट। तो यानी कि 30 ग्राम बेंजीन दिया है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, है ना। तो यहाँ से आप सॉल्वेंट का मास निकाल लोगे। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, सॉल्यूट का मोल्स, क्योंकि सॉल्यूट का पूछ रहा है, अपॉन टोटल मोल्स, तो सॉल्यूट के मोल्स आप निकाल लोगे, 30 उसके गिवन मास है, बेंजीन का मोलर मास आप पुट करोगे C6H6 से निकाल के, उसके बाद डिनोमिनेटर में भी आपको बेंजीन का मोल्स तो मिल ही जाएंगे, प्लस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसका मास आप मोलर मास निकाल लोगे, उसका मास आपको सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस करके मिल जाएगा 70, तो वहाँ से आप उसका निकाल के सॉल्व कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन है, मोलालिटी फाइंड करनी है, मोलारिटी फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन में आपको 30 ग्राम्स ऑफ कार्बन नाइट्रेट 0.6H2O दिया है 4.3 लीटर सोल्यूशन में, तो डायरेक्टली डिनोमिनेटर तो दिया ही हुआ है, सोल्यूशन दिया है, सोल्यूशन की वॉल्यूम दी है, वो भी लीटर्स में दे दी है, बस न्यूमरेटर पे काम करना है। वो क्या करना है कि आपको मोल्स चाहिए सॉल्यूट के, सॉल्यूट का मास दिया है, मोलर मास निकाल लेना, फॉर्मूला दिया है, सॉल्व कर लोगे। सेकेंड पार्ट है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो पहले आप फर्स्ट कंडीशन के लिए मोल्स फाइंड आउट करोगे, फिर सेकंड कंडीशन की वॉल्यूम दी हुई है उसमें रख के और मोलारिटी निकाल लोगे, क्लियर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम्स ऑफ 0.25 मोलल, यानी कि मोलालिटी दी हुई है, फिर इधर आ जाओ, उसके फॉर्मूले में क्या होता था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो देखो सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है और kg में ही दिया हुआ है, बस आपको मल्टीप्लाई करके उधर ले जाके ऊपर सॉल्यूट का मास मिल जाएगा। इसके बाद कैलकुलेट मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन इफ द डेंसिटी of Ki, if the density of 20% mass by mass aqueous solution of aqueous Ki is 1.202 ग्राम पर ml। तो बेसिकली ये डेंसिटी का यूज़ आपको मोलारिटी के लिए करना पड़ेगा जब आप Ki की वॉल्यूम निकालोगे, क्योंकि पता है कैसे, मास बाय मास दिया हुआ है 20, तो यहाँ से आपको 20 मास मिल जाएगा Ki का, और वॉल्यूम एंड आपको वाटर का मास मिल जाएगा 80, ठीक है। यहाँ से आप मोलालिटी फाइंड कर लोगे फॉर्मूला अप्लाई करके, मोलारिटी में वॉल्यूम के लिए आप डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम करके उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे और उसके बाद में से पुट कर दोगे। और मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स चाहिए, दोनों के मास आपको पता है, दोनों का मोलर मास आपको पता है, आप पुट करके आंसर निकाल दोगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इन क्वेश्चंस को पहले पढ़िए, ऊपर के कंसेप्ट्स को जो थ्योरी दी हुई थी उनको पढ़िए, उन सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को समझिए, उसके बाद में इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। हो जाता है बहुत अच्छी बात है, आई होप होगा सबसे। इन केस नहीं होता है, नो वरीज, फर्स्ट ट्राई है, नेक्स्ट टर्न पे मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगी, फिर आप देखना आपने कहाँ गलती करी, एंड देन हम सेकंड पार्ट सॉल्युबिलिटी को मूव करेंगे। ओके, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग NCERT मैं इसकी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी एक और, जिसमें मैं PYQs नीट के, CUET के, 12th बोर्ड के आपको सॉल्व कराऊंगी, प्लस मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगी जिससे आप कुछ क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओ या दूसरे ढंग से देखकर ईजिली उनको समझ पाओ। क्लियर? Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe and keep supporting and keep watching for more videos.